नमस्कार, स्वागत है आपका फिवाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में आपको मनोविज्ञान में जो बाल विकास सिलेबस में चलता है उसका पूरा अध्ययन करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही सिलेबस पूरा होगा वैसे ही रीट की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सीरीज भी जारी की जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन बाल विकास से संबंधित जो पढ़ रहे थे, बाल विकास, और बाल विकास से संबंधित अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन अभिवृद्धि एवं विकास का अंतर पढ़ रहे थे। अभिवृद्धि एवं विकास, ये अंतर अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। और पिछली क्लास में जैसे अपनों ने अंतर पढ़ा तो उससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यदि अपन देखें तो सामान्यतः ये तो होता है, जो अभिवृद्धि होती है वो होती है एक पक्षीय, और जो विकास होता है वो होता है बहुपक्षीय। बस आप ये दोनों चीज समझ लीजिए, आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभिवृद्धि क्या होगी? एक पक्षीय, जबकि विकास क्या होगा? बहुपक्षीय। तो इसलिए इसमें सारी की सारी बातें आ जाएगी। एक पक्षीय होगा तो संकीर्ण होगा, एकाकी होगा, और ये बहुपक्षीय है तो ये व्यापक होगा। तो इस प्रकार से इसमें सारी की सारी चीजें आ जाएगी। इन्हीं दो शब्दों में अपन सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब एक पक्षीय है तो इसका मापन किया जा सकता है, उसका सिर्फ आंकलन व मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहेगी। और वैसे भी पिछली क्लास में अपनों ने पूरी की पूरी क्लास में अभिवृद्धि एवं विकास का अंतर ही पढ़ा था, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर अपन फिर बात करते हैं सिलेबस की। अपन सिलेबस को ध्यान में रखेंगे और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज उसी प्रकार से चलेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको कि अभिवृद्धि व विकास को अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब जीवन का प्रारंभ होता है, जीवन का प्रारंभ होता है, उस समय अभिवृद्धि किस रूप में रहती है और विकास किस रूप में होता है। जबकि जीवन का जो अंतिम समय होता है, जीवन का अंतिम समय, उस समय अभिवृद्धि व विकास में किस प्रकार से प्रगति व अंत होता है। तो देखिए अपनों ने पढ़ा कि अभिवृद्धि संक्षिप्त अवधारणा है, अर्थात ये एक पक्षीय है और इसका समय कहां तक है? सामान्यतः परिपक्वता तक। तो अपन देखते हैं कि यहां पर अभिवृद्धि, जीवन का जो प्रारंभिक समय होगा उस समय अभिवृद्धि तेज गति से होगी। तो अपन इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, अभिवृद्धि। परंतु विकास धीरे होगा। विकास कैसे होगा? धीरे होगा। तो ये विकास हो सकता है, विकास। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन दोनों चीजों को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक समय में जब किशोरावस्था तक बालक आता है तब तक वो अभिवृद्धि तो कर लेता है, परंतु वो पूर्ण विकसित नहीं होता, उसमें हर एक चीज का विकास नहीं हो पाता, विकास धीरे धीरे चलता है। परंतु बाद में देखें तो किशोरावस्था के बाद अपन देखते हैं कि अभिवृद्धि तो रुक जाती है। तो ये चार्ट तो किसका बन जाएगा? अभिवृद्धि का बन जाएगा। और विकास यानी हम परिपक्व हो जाते हैं तो हम विकसित अधिक होने लगते हैं, तो यहां पर ये विकास हो जाएगा। इस चीज से आप और भी अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। तो जीवन का प्रारंभिक समय है जिसमें अभिवृद्धि की रेट दर ज्यादा रहती है जबकि विकास कम, जबकि इसके जीवन के अंतिम समय में विकास तेज गति से होना प्रारंभ हो जाता है और अभिवृद्धि लगभग रुक जाती है। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, मैंने आपको बताया भी था कि सामान्यतः लंबाई तो रुकी जाती है, ठीक है, चौड़ाई और भार में थोड़ा बहुत अंतर है वो आता रहता है। तो इसलिए अभिवृद्धि तो कम हो जाती है और विकास ज्यादा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अपने अगले पक्ष की ओर। हाँ, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनों ने दो ही चीज पढ़ी है, अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, विकास बहुपक्षीय, और इसके साथ साथ इनको दोनों को ही डायग्राम के द्वारा अपनों ने समझा है। ठीक है, हाँ, मैं बात कहां कर रही थी? मैं क्या बात कर रही थी? मैंने आपको कहा था कि अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, पॉइंट से बाहर अपन बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आपका अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो क्या कहता है? अगला यूं कहता है, यहां पर पहले तो बाल विकास
उसके आगे डॉट। तो बाल विकास में अपनों ने बाल विकास का अर्थ भी देख लिया, इतिहास भी देख लिया। उसके बाद अभिवृद्धि व विकास की संकल्पनाएं। तो अभिवृद्धि व विकास की संकल्पनाओं में अपनों ने अर्थ भी देख लिया, परिभाषा भी देख ली। उसके बाद उसका अंतर भी देख लिया। उसके बाद अगला क्या रहता है? अगला रहता है विकास के आयाम। अगला टॉपिक क्या रहता है आपके? विकास के आयाम। तो अब अपना जो टॉपिक रहेगा वो विकास के आयाम ही रहेगा। तो अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसी टॉपिक में विकास के आयाम पढ़ने जा रहे हैं। पहली यूनिट चल रही है आपकी, और पहली यूनिट में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम सामान्यतः यदि अपन देखें तो विकास के 8 आयाम आजकल किताबें दे रही है। कौन कौन से? तो पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा सामाजिक, पांचवा नैतिक, उसके बाद छठा भाषागत, सातवां मनोगत्यात्मक, और आठवां गत्यात्मक, सौंदर्यात्मक। ये 8 आयाम है वो माने जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, तो विकास के मुख्य आयाम 4 ही माने जाते हैं, और चारों के चारों ये हैं। तो ये तो हो गए मुख्य आयाम। उसके बाद पूछ ले कि विकास के गौण आयाम कौन से हैं, तो विकास के गौण आयाम ये होते हैं। ठीक है, ये गौण आयाम है और ये मुख्य आयाम है। सामान्यतः इनको मुख्य और इनको गौण क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम है वो इनमें ही इनको शामिल करके पढ़ते थे। पहले अपन इन चारों को इसी में ही शामिल कर लेते थे, परंतु वर्तमान में इनका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होने के कारण इनको अलग से पढ़ा जाना शुरू हो गया। तो वर्तमान में अपन क्या करते हैं, इनको भी अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या होता है। सबसे पहले मुख्य आयाम की यदि अपन बात करें, अपन एक एक आयाम को एक एक रूप में समझते हैं। विकास के विभिन्न आयाम। अब शरीर में हमारी हड्डियों से संबंधित, कोशिकाओं से संबंधित या मांसपेशियों से संबंधित यदि गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, या फिर मैं यूं कहूं कि मजबूती आ रही है। सामान्यतः यदि इनमें गुणात्मक व संख्यात्मक हो तो वो अभिवृद्धि में भी शामिल हो जाता है, परंतु यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ विकास पढ़ रहे हैं तो इसमें भी इसको शामिल किया जाता है। तो यदि इसमें से मजबूती यदि देखें, यदि संख्याओं में वृद्धि है तो तब तो अभिवृद्धि में चला जाएगा, परंतु यदि मजबूती से संबंधित है तो वो किस में चला जाएगा? विकास में चला जाएगा, और ये भी यहाँ पर विकास का ही एक आयाम है, मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं मानसिक की। बच्चा जन्म के समय मानसिक विकास नहीं कर पाता। ठीक है, मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर होता है। वो हर चीज की तरफ आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक विकास हुआ नहीं है। धीरे उसमें मेच्योरिटी आने लगती है, और एक समय ऐसा आता है किशोरावस्था तक आते आते उसे पता चलने लग जाता है कि उसे को किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता नहीं है, उसे क्या करना है और उसे किस दिशा में जाना है। तो यहाँ पर उसका किशोरावस्था तक आते आते मानसिक विकास हो जाता है, यानी जन्म से और मानसिक विकास शुरू हो जाता है, और उसके बाद किशोरावस्था तक लगभग पूर्ण हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं संवेगात्मक की। तो संवेगात्मक अपन किसे कहते हैं? देखिए, संवेगात्मक जो होती है इसी को ज्ञानात्मक भी कह दिया जाता है, बौद्धिक भी कह दिया जाता है। वैसे तो मानसिक विकास को भी ही बौद्धिक कहते हैं। संवेगात्मक में सामान्यतः हमारे भाव आते हैं, ठीक है। सामान्यतः ऐसे कहते हैं कि क्रोध का भाव तो जन्म से ही होता है, ये अलग बातें हैं। और इस संबंध में जो सबसे अधिक कार्य किया है वो मैकडूगल द्वारा किया गया है, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित। परंतु यहाँ पर अपन बात करते हैं कि विकास के संदर्भ में संवेगात्मकता क्या है। तो देखिए, हम जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी तो रोने लगता है और बहुत जल्दी हंसने लगता है। मान लीजिए एक बालक है, ठीक है। अब आप उसे बाजार लेकर चले गए, बाजार लेकर गए, उसने जैसे ही कोई आकर्षित करने वाला खिलौना देखा वो इस प्रकार से मचल उठता है कि उसे ये तक ध्यान में नहीं रहता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। वो वहां पर लेट जाएगा, रोने लगेगा, परंतु कैसे न कैसे करके उस चीज को हासिल करना ही चाहेगा। और इस प्रकार से वहां पर उसके भाव है वो इतने अधिक विकसित नहीं हुए हैं। अब उसी बालक को आप उस समय लेकर जाइए जब वो बाल्यावस्था पार कर चुका है। तो वहां पर पहली बात तो यदि वो आपके साथ है, उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, उसे कोई भी वस्तु प्रभावित कर रही है, तो पहली बात तो वो ज्यादा जोर से नहीं कहेगा, वो धीरे धीरे कहेगा। दूसरी बात, वो जब भी आपको कहेगा तो यूं चाहेगा कि उसकी इच्छा पूरी हो, ठीक है। और यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो घर आने के बाद, अगर बाल्यावस्था पार किया हुआ बालक है तो वो उस चीज को भूल नहीं पाएगा। हाँ, यदि ये बालक है तो इसको आपने उस जिस चीज की मांग की है उसके बदले कुछ और दिला दिया तो भी ये भूल सकता है। और उसके बाद घर पे अगर आकर भी ये खेलने में लग गया तो भी ये भूल जाएगा, परंतु ये बालक नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि इसके संवेग अभी स्थिर नहीं हुए हैं, जबकि इसके संवेगों ने, या जो बाल्यावस्था पार किया हुआ बालक है उसके संवेगों ने स्थिरता प्राप्त कर ली है। तो इसलिए वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता, वो अन्य चीजों की तरफ प्रभावित हो जाएगा, अन्य चीजों में लग जाएगा, परंतु उसके दिमाग में ये घर कर जाएगी। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये बाल्यावस्था पार किया हुआ बालक ही बोल सकता है कि मेरी तो कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, मुझे तो कोई कुछ लाकर ही नहीं देता। तो इस प्रकार की बातें बाल्यावस्था पार किए हुए बालक, यानी जैसे जैसे उसके संवेग स्थिर होते जाते हैं उस प्रकार से उसमें इस प्रकार की भावनाएं आने लगती हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सामाजिकता की, ठीक है। अब सामाजिकता में यदि आपको बताएं तो एक बालक जो मान लीजिए आपका जो है 2 वर्ष से 8 वर्ष तक का बालक है, ठीक है। आपके घर में 2 से 8 वर्ष तक का कोई भी एक बालक है, आपके घर में 8 मेहमान आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, स्पेशल मेहमान आ जाए या सामान्य मेहमान आ जाए, उसको कहीं कोई मतलब नहीं है। उसे आप कहोगे बेटा नमस्ते करो, मन में आएगा कर लेगा, नहीं मन में आएगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अभी तक सामाजिकता विकसित हुई नहीं है। हाँ, यदि यही बात आप 12 साल से प्लस के बालक को करने को कहोगे तो वो अच्छे से आपकी बात मानेगा। आप यूं कहोगे कि आपको उनके पास बैठना है तो भी वो बैठने की फॉर्मेलिटी जरूर करेगा, औपचारिकता जरूर निभाएगा, चाहे वो उस चीज को अच्छे से कर पाए या नहीं कर पाए। तो इसलिए इस अवस्था के बाद बालक में सामाजिकता विकसित होने लगती है। और छोटे बच्चे में उसमें उसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि आपके घर में कोई खाने की चीज है और उसे बहुत ज्यादा पसंद है और उसे भूख भी लगी है, उसे नहीं मतलब कि ये मेहमान बैठे हैं तो मुझे मांगना है या नहीं मांगना, वो अपनी भूख शांत करेगा और वो उस चीज को मांगेगा और उस चीज को उसी समय खाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सामाजिकता अभी विकसित ही नहीं हुई है, सामाजिकता अभी विकसित होनी है। तो इस प्रकार से ये जो 4 विकास है
या 4 आयाम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सामान्यतः यही 4 आयाम बालक के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए इन 4 आयामों को, और जो अपन नैतिक विकास मान रहे हैं, वो नैतिक विकास बालक के मानसिकता से संबंधित हो जाता है। मनोगत्यात्मकता भी संवेगात्मक से संबंधित हो जाती है। उसके बाद अपन भाषागत की बात करें तो भाषा समाज में सीखता है तो वो उसमें शामिल हो जाता है। सौंदर्यात्मक है तो वो भी मानसिकता का ही एक पक्ष होता है। तो ये सारी की सारी चीजें इन्हीं में ही शामिल हो जाती है। तो इसलिए उनको गौण पक्ष मानकर वर्तमान में पढ़ा जाता है। उम्मीद करती हूँ ये चीजें समझ में आई होगी, ये 4 आयाम समझ में आ गए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगला विकास या अगला आयाम कौन सा है? नैतिक आयाम। ठीक है, नैतिक आयाम अपन किसे मान सकते हैं या नैतिक आयाम कहाँ होता है? देखिए, बालक के विकास के साथ साथ ही उसमें नैतिक विकास होता है। ठीक है, एक छोटा बालक बुजुर्गों को चिढ़ाने में बहुत आनंदित महसूस करेगा, ये आपने देखा होगा, है ना? बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, आप उसे अच्छा सा लंबा चौड़ा भाषण दीजिए, बेटा बुजुर्गों को चिढ़ाते नहीं है, उनको बुरा लग जाता है, उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नैतिकता विकसित ही नहीं हुई। जो बहुत छोटा बालक है, यूं मान सकते हैं कि 3 से 6-8 साल का बालक है, वो सामान्यतः ऐसे जीव, मान लीजिए कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते का बच्चा, उसको भी पत्थर मारने में बड़ा आनंदित महसूस करेगा। और यदि आपने घर में कुत्ता पाल रखा है तो उसको वो उठा कर गिराने में मतलब आनंदित महसूस करेगा। उसमें नैतिकता नहीं है। उसको आप जितना मर्जी अच्छा भाषण दो, जितना मर्जी समझाओ कि बेटा उनको तकलीफ होती है, उनको भी लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उस समय हो सकता है आपके डर से मान भी जाए, लेकिन वो दोबारा वैसा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें नैतिकता नहीं है। अर्थात नैतिकता भी क्या होती है? जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे उसमें समाज में रहते हुए नैतिकता आ जाती है, उसमें आदर्शात्मकता आ जाती है, जो जन्म के समय नहीं होती। उसके बाद अपन छठे की बात करते हैं। तो जो अगला जो आयाम है वो था भाषागत आयाम। भाषागत आयाम, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो है वो बोल ही नहीं पाता। जन्म के समय बच्चा बोल नहीं पाता, करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो मान लीजिए कि 2-3 वर्ष का हो जाता है, तब वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है। और शुरू में है वो उससे जो आसान से शब्द होते हैं वो बुलवाए जाते हैं। बोल बेटा माँ, तो वो पीछे पहले तो आ करेगा, धीरे धीरे वो माँ बोलना शुरू कर देगा। तो उसी प्रकार से है वो बच्चे में भाषागत विकास भी, बालक में भाषागत विकास भी इसके विकास के साथ साथ होता है। तो इसलिए ये भी विकास का एक आयाम कहा जा सकता है। अर्थात विकास में ही भाषागत परिवर्तन को शामिल किया जाता है। जैसे जैसे भाषा, और सामान्यतः बाद में यदि अपन बात करें तो जैसे 18 वर्ष तक का बालक होता है तो उसे तो बहुत अच्छी अपनी भाषा आने लगती है। सामान्यतः जो उसकी मातृभाषा वो भी सीख जाता है, जो सामान्य आम बोलचाल की भाषा वो भी सीख जाता है, साथ साथ हिंदी भी अच्छे से सीख जाता है। और कुछ बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं वो तो 2-2, 3-3 भाषाएं भी सीख जाती हैं। तो इस प्रकार से विकास के साथ ही भाषागत परिवर्तन होता है। और ये नैतिकता से संबंधित विकास, भाषा से संबंधित विकास, ये सभी जो परिवर्तन है वो भी किसका अंग माने जाते हैं? विकास के अंग माने जाते हैं। तो इसलिए अपन इनको क्या कहेंगे? भाषागत आयाम कहेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक में यूं होता है कि सामान्यतः जो बच्चे का मानसिक विकास है वो परिवर्तित होता रहता है, या फिर यूं कहें कि बच्चे का मन बदलता रहता है। सामान्यतः तो ये जो भावनाओं से संबंधित ही होती है, परंतु फिर भी यदि अपन देखें तो मान लीजिए कि एक बालक है, ठीक है, वो एक खिलौना लेकर आया है
वो उस खिलौने से बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है, परंतु उसी समय उसने अपने साथ के ही दूसरे बालक को देखा, तो दूसरे बालक के पास जो खिलौना है उसे वो हमेशा अच्छा लगेगा, है ना। तो अपने खिलौने से ज्यादा उसे उसका खिलौना अच्छा लगेगा, तो वो अपने खिलौने को छोड़कर उसका खिलौना लेना चाहेगा। तो इस प्रकार से जब बच्चा होता है तब इस प्रकार की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, परंतु बाद में जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बालक, उसमें भी स्थिरता आती रहती है, आती जाती है। तो इसलिए इस पक्ष को भी किसमें शामिल किया जाता है, विकास के आयामों में शामिल किया जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें सौंदर्यात्मक, तो सौंदर्यात्मक जो है वो सामान्यतः नैतिकता का ही एक पार्ट है। सौंदर्य का मतलब होता है कि अपने अंदर सुंदर भावनाओं का विकास होना, हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित होना, या फिर मैं यूं कहूं कि विचार प्रकट करने की क्षमता को ही सौंदर्यात्मकता कहते हैं। विचार प्रकट करने की क्षमता, ये ही क्या होती है, सौंदर्य। छोटा बालक है वो या तो अनुकरण करेगा, कहीं से सीखा कहीं से सीखा, जैसे मतलब एक बच्चा था, तो उसको सामान्यतः यूं कहा गया कि उसकी माँ के लिए उसकी नानी ने यूं कहा, समझिए इसको, कि नानी है, माँ यानी मम्मी है उस बच्चे की, और ये बालक है, ठीक है। अब ये बालक है, अब नानी ने इसके लिए यूं कहा कि मेरी बेटी, तो बालक भी अनुकरण करेगा कि नहीं मेरी बेटी। तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती है। यानी जब छोटा होता है तब तो वो अनुकरण करता है, उसमें किसी भी प्रकार के विचार प्रकट करने की क्षमता विकसित नहीं होती, वो अनुकरण करता जाता है, या फिर किसी को देखकर वो जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलता जाता है। परंतु धीरे धीरे बालक के विकास के साथ साथ ही उसमें विचार प्रकट करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको भी अपन किसमें शामिल करते हैं, विकास में शामिल करते हैं। और इस प्रकार से ये है 8 के 8 आयाम जो अपन विकास के आयामों में देखते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने विकास के सभी आयाम पढ़े। अब अपन देखते हैं आगे। उम्मीद करती हूँ ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद अपन बात करते हैं अगली चीज की। और अगले क्या होंगे, विकास के आयाम के बाद आपका सिलेबस यूं कहता है अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना, फिर टॉपिक रहता है विकास के आयाम, और विकास के आयाम के बाद रहता है विकास के नियम या सिद्धांत। तो अब अपन बात करेंगे विकास के नियम अथवा सिद्धांतों की। विकास के नियम, देखिए विकास के कुछ नियम है, या फिर मैं यूं कह सकती हूं विकास की कुछ विशेषताएं हैं जिनको इसका नियम कहा जाता है। कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हैं? विकास के नियम भी बहुत ही रुचिकर हैं। सबसे पहली बात तो विकास जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। ये तो अभिवृद्धि भी होती है और विकास भी होता है, हम मानते हैं, ठीक है। अब सार्वभौमिकता क्या होती है? सार्व का मतलब सब और भूमिक मतलब भूमि से संबंधित, यानी पृथ्वी पर सब जगह। तो इस प्रकार से जो विकास है वो पृथ्वी पर सभी जगह होता है। पृथ्वी पर सभी जगह का मतलब क्या रहा? सभी जगह का मतलब हुआ कि विकास सब जगह होता है। यहाँ पर किसी देश का अंतर नहीं रहता, किसी परिवेश का अंतर नहीं रहता, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी परिवेश में बच्चे कम विकसित होते हैं, किसी परिवेश में बच्चे ज्यादा विकसित होते हैं, परंतु विकसित जरूर होंगे, विकास जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कि अपन बात करते हैं कहीं पर यदि देखें तो बालक है वो ठिगने होते हैं, ज्यादा हाइट ही नहीं होती, ठीक है। और कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर बालकों की या लोगों की लंबाई बहुत अधिक होती है। अपन उदाहरण दे चाइना के लोगों की, तो चाइना के लोगों की आंखें बहुत छोटी होती है, तो वो सारे के सारे वैसे होते हैं। तो इस प्रकार से जो विकास है वो हो सकता है अलग अलग प्रकार का हो। जैसे गर्म प्रदेश के लोग काले होते हैं, ठंडे प्रदेशों के लोग गोरे होते हैं, तो वो उनका अलग अलग विकास है। परंतु
विकास है और वो सब जगह है, सभी देशों में है, सभी परिवेशों में है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले नियम की, सततता का नियम, इसे अपन निरंतरता का नियम भी कहते हैं, निरंतरता का नियम। ये अपना ने विकास व वृद्धि में अंतर पढ़ा था, उस समय देखा था। विकास प्रारंभ कहां से होता है? गर्भावस्था से। ठीक है, गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो गया और कहां तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत विकास चलता है। अब देखिए, जो गर्भावस्था में है उस समय सामान्यतः यूं होता है कि धीरे धीरे बालक विकसित होना शुरू होता है। उसके बाद यदि जन्म के पश्चात की बात करें तो जन्म के बाद उसके विकास की गति थोड़ी सी तीव्र होती है, फिर उसकी गति है वो रुक जाती है, फिर उसकी गति बढ़ती है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि विकास की गति कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, परंतु होगी निरंतर। आपने कभी भी यूं देखा है कि एक बच्चा जिसकी हाइट 3 फीट है, परंतु आपने 3 साल बाद देखा, तो आपने पहले दिन देखा तो वो बच्चा उतना ही था, परंतु दूसरे दिन देखो तो वो एकदम से 4 फीट का हो गया? कहीं भी देखा? कभी नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि विकास में निरंतरता रहती है, लगातार होता है। ऐसे नहीं होता कि एक ही दिन में पूरा हो लिया। और ये भी है कि कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि पहले किशोरावस्था आ जाएगी बाद में शेषावस्था आएगी। वो भी पहले जन्म होगा, जन्म के बाद शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से है वो अवस्थाई क्रम से चलेगी और विकास लगातार होता रहेगा। उसी प्रकार से यदि अपन बात करें एक और उदाहरण द्वारा, तो अपन भाषा को ले सकते हैं। आपने देखा है कि किसी बालक ने एकदम से पूरी की पूरी भाषा सीख ली हो? सबसे पहले वो सरल जो शब्द है, सरल शब्द है, सबसे पहले तो वो सरल कुछ ही शब्द बोलने शुरू करेगा और धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े जो शब्द है उनमें शब्दों को बढ़ाएगा। यानी एक शब्द बोल रहा है तो फिर 2-3 एक साथ बोलना शुरू होगा, फिर 3-4, यानी उसके बाद वो वाक्य पर आएगा। और जब वो वाक्य बोलना शुरू कर देगा तब भी उसके वाक्य एकदम शुद्ध नहीं होंगे। वो कभी कुछ बोलेगा, जैसे मतलब बालक है तो यूं बोल देगा मैं जाता हूं, वो जाता है। यानी जैसे जैसे आप बोल रहे हो ना अपने लिए, वो आपके अनुकरण से उसी प्रकार से बोल देगा। तो उस प्रकार से वो धीरे धीरे अनुकरण करता हुआ और वो उसमें आगे बढ़ेगा, परंतु लगातार वो बढ़ता रहेगा। एकदम से परिवर्तन कहीं भी किसी भी चीज में नहीं आएगा, चाहे आप शारीरिक पक्ष ले लो और चाहे आप मानसिक पक्ष ले लो, चाहे आप जो संवेगात्मक पक्ष है वो ले लो और चाहे आप सामाजिक विकास है वो ले लो। सामाजिकता भी बच्चे में एकदम से नहीं आती कभी भी, वो भी धीरे धीरे परिवार में रहते हुए और सामाजिकता का गुण अर्जित करता है। तो इस प्रकार से जो विकास है वो निरंतर और सतत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने 2 नियम पढ़े हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं विकास के नियम, और विकास के नियमों में अपनों ने सबसे पहले कौन सा पढ़ा? सार्वभौमिक विकास। दूसरा पढ़ा सततता का नियम या निरंतरता का नियम। उसके बाद अगले नियम की यदि अपन बात करें, अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है ये। इनको ये नहीं है कि आप हल्के में ले लो। सामान्यतः नियमों से संबंधित सीधे के सीधे प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का नियम नहीं है, इस प्रकार से आते हैं। तो अगले नियम के रूप में अपन कौन सा पढ़ेंगे? जो तीसरा नियम है उसमें अपन पढ़ेंगे समान प्रतिमान का नियम। ये क्या है? देखिए,
प्रतिमान किसे कहते हैं? प्रतिमान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मॉडल। जो जैसा मॉडल होगा उसके यहां वैसा ही विकास होगा। नहीं समझे तो अब समझ लीजिए, यदि हाथी है तो हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही होगा, हाथी जैसा ही होगा, उसके वैसे ही एक सूंड होगी, यानी मॉडल बिल्कुल समान होगा। उसकी वैसी ही सूंड होगी, वैसे ही उसके 2 दांत निकलेंगे, वैसे ही उसके 4 पैर होंगे, बड़े बड़े उसके 2 कान होंगे, यानी उसी प्रकार से होगा। और यदि अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का बच्चा भी मनुष्य जैसा ही होगा। बस इसी को अपन क्या कहते हैं? समान प्रतिमान का मॉडल। ठीक है। और कहीं भी आपने देखा है कि हाथी का बच्चा बकरी जैसा हो, कहीं आपने देखा है कि शेर का बच्चा हाथी जैसा हो दिखने में? नहीं होता। अर्थात समान प्रतिमान का नियम रहता है। प्रकृति में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, जितने भी जीवधारी है, उनकी संतानें उनके समान ही मॉडल की होगी, अर्थात उनकी जैसी ही दिखेगी। ऐसे नहीं है कि जो मनुष्य का बच्चा है वो किसी और जीवधारी जैसा दिख रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसलिए हमेशा विकास में जो होता है वो समान प्रतिमान का नियम काम करता है, और जीवधारियों में जिस प्रकार का जीवधारी होगा उसी की संतान वैसे ही उसी प्रकार की ही होगी। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले मॉडल की, अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम क्या है? अगला नियम कहता है पूर्व कथनीय नियम। पूर्व कथनीय नियम अत्यंत महत्वपूर्ण नियम। पूर्व मतलब पहले, कथनीय मतलब कहा जा सकता है, नियम यानी पहले कहा जा सकने वाला नियम, पहले कहा जा सकने वाला नियम। अब ये क्या है? पहले कहा जा सकने वाला नियम, मैं यूं कह सकती हूं कि भविष्यवाणी करने वाला नियम, भविष्यवाणी करने वाला नियम, या फिर मैं यूं भी कह सकती हूं कि विकास से संबंधित भविष्यवाणी की जा सकती है। ये कैसे संभव है? विकास से संबंधित भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? अब भविष्यवाणी कोई विज्ञान थोड़ी ना है। जी हाँ, सामान्यतः ये विज्ञान नहीं है, परंतु विज्ञान के नजदीक जरूर है। एक बालक जो है मतलब 10 वर्ष का हो गया, परंतु उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो बाहर से आपके घर पे कोई है, अरे ये तो अपनी माँ के समान छोटा ही रह जाएगा, ये लो हो गई जी भविष्यवाणी। और इसकी बात तो ये है कि सामान्यतः यदि विज्ञान में वैज्ञानिक चाहिए तो यहाँ पर तो हर घर में वैज्ञानिक मिल जाते हैं। बाल विकास से संबंधित भविष्यवाणी करने वाले तो हर घर में अनुभवी मिल जाते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई बालक है तो उसके जो बाल है तो उनको देखकर और यूं कहा जा सकता है कि अरे ये अंग्रेज कहां से आ गया, यानी इसके तो अंग्रेजों जैसे बाल होंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई बालक है वो 8-10 साल का है और उसकी हाइट अच्छी दिख रही है, तो सामान्यतः कोई आएगा ये तो अपने पापा के समान लंबा जाएगा। तो इस प्रकार से है वो इनमें भविष्यवाणी की जा सकती है। और यहां तक कि एक रुचिकर बात और बताती हूँ, सामान्यतः ये थोड़ी सी मजाक से संबंधित बात है। एक बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, 3-4 महीने बाद जैसे लोग बाग आते हैं ना घर में, बच्चे को देखने लगते हैं, तो बच्चे को देखते हैं तो कुछ बख्शिश के रूप में देते हैं, पैसे वैसे देते हैं। तो सामान्यतः किसी औरत ने उस बच्चे के हाथ में पैसे रख दिए, अब बच्चे की हाथ की मुट्ठी बंद हो गई। ये भी अपन पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। सामान्यतः उसका नियंत्रण नहीं होता, इसलिए मुट्ठी बंद हो जाती है। तो भविष्यवाणी कर देते हैं, अरे ये तो अपनी दादी के समान बहुत कंजूस होगा, अर्थात पैसे ले लिए मुट्ठी बंद कर ली। तो उसी प्रकार से बातें भी की जा सकती है।
है। तो इसलिए जो विकास होता है इसमें भविष्यवाणी संभव है, यानी सामान्यतः अपन लंबाई चौड़ाई से संबंधित। और हाँ, एक जो है एक बालक था जो बहुत अधिक क्रियाशील, यानी एक घर पे मैं गई तो उस बालक ने सभी घर वालों को परेशान कर रखा। वो बाहर कमरे में जाए तो बाहर कमरे में सब कोई इधर चद्दरें, इधर मतलब सोफे कवर, यानी सारी चीजें उल्टी पुल्टी कर रहा। अब वो घर के सारे लोग जो बैठक है वहां पे जाए और उसे समझाए, उसे डांटे और फिर उसे रोके। तो इतने में देखे तो वो किचन में कभी बर्तन गिरा रहा है, कभी किचन में ऊपर चढ़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जैसे ही वो सब लोग जाकर वहां से उसको हटा के लाए, वो बेडरूम में गया। तो इस प्रकार से वो बहुत उछल कूद कर रहा था। अब यहाँ पर घर वाले सबके सब परेशान हो रहे थे, सबके सब यूं कह रहे थे इस बच्चे ने तो परेशान कर लिया, बहुत शैतान बच्चा है। तो उसी समय एक अनुभवी जी वहां पर बैठे थे, एक अनुभवी व्यक्ति वहां पर बैठे थे और उन्होंने देखकर और यूं कहा बच्चा आगे जाएगा, यानी बच्चा इंटेलिजेंट होगा, बच्चा प्रतिभाशाली होगा। किस आधार पर कहा? उसकी क्रियाशीलता के आधार पर कहा। उन्होंने यूं कहा कि यह बहुत एक्टिव है, इसका मतलब कुछ न कुछ करके दिखाएगा। तो इस प्रकार से भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये अपन मान सकते हैं यहाँ पर कि विकास में भविष्यवाणी संभव है। तो यहाँ पर भी अपनों ने दो नियम पढ़े, समान प्रतिमान का नियम, जिसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। समान प्रतिमान मतलब मॉडल, और इसमें जैसे मनुष्य का बालक मनुष्य के समान, ये चीज होगी, ठीक है। और यदि फिर भी अगर आपको लिखना नहीं है तो वीडियो रोककर आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अपनों ने दो नियम पढ़े, समान प्रतिमान का नियम और पूर्व कथनीय नियम, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों से संबंधित आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपनों ने यहाँ पर 4 नियम पढ़े हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या कहता है? अगला भी नियम बहुत ही रुचिकर है। ये नियम क्या है, कौन सा है? तो इसमें अपन बात करेंगे, ये नियम है चक्राकार का नियम। चक्राकार का नियम, चक्राकार का नियम, ये क्या होता है? देखिए, इसमें अपन एक मनोवैज्ञानिक को समझेंगे, मनोवैज्ञानिक के कथन के द्वारा इस नियम को समझेंगे। हार्लोक महोदया ने यूं कहा था कि बालक का विकास घंटी की आकृति के समान होता है। और आपको यहां पर मैं एक बात और बता देती हूं कि अब से यहां पर कोटेशन शुरू हो गई है। और पीछे भी मैंने बताई थी, क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो ये जो कोटेशन जो शुरू हुई है या जो बीच बीच में बताई जाती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः परिभाषाएं तो अपन सभी देखते हैं, उनमें अनंत तो होती है, परंतु ये जो महत्वपूर्ण कोटेशन होती है उन चीजों को आप स्पेशली देखेंगे, ठीक है। तो चक्राकार के नियम में अपन देखते हैं कि हरलोक महोदय ने एक बात कही है कि बालक का विकास किस समान होता है? घंटे के समान होता है। और घंटा कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। सामान्यतः इसी प्रकार से तो होता है, ऐसे लटका हुआ, तो घंटा इसी प्रकार से होता है। तो कहते हैं कि जो इस समय होता है, यानी यहां पर बच्चे ने जन्म लिया है, तो जन्म लेने के बाद उसमें क्या होगी? रचनात्मकता होगी, यानी वो चीज नई चीजें हासिल करता जाएगा। अर्थात चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, किसी प्रकार से हो। एक अवस्था आएगी,
एक अवस्था अपन मान सकते हैं प्रौढ़ावस्था के बाद, उसके बाद है वो उसमें ह्रास होना प्रारंभ हो जाएगा। क्या होना प्रारंभ हो जाएगा? ह्रास। ह्रास यानी गिरना शुरू हो जाएगा, विकास की गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, और इसको अपन क्या कहेंगे? अपन उसको विनाशात्मक भी कह देंगे, विनाशात्मक। तो यहां पर जहां रचनात्मकता होती है वहां पर विनाशात्मकता भी हो जाती है। ये बात किसने कही है? हरलोक महोदय ने। ठीक है, अपन कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? चक्राकार का नियम। हरलोक महोदय ने कहा कि बालक का विकास घंटे के समान होता है, यानी जन्म के बाद प्रारंभिक अवस्थाओं में तो वह रचनात्मक विकास के रूप में होता है, परंतु जीवन के अंतिम समय में उसके विकास का ह्रास होने लगता है और वह विनाशात्मकता की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पर इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, चाहे आप नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो। परंतु चक्राकार के नियम से संबंधित ये, इसको चक्राकार क्यों कहा जाता है, इसको भी अपन अभी समझेंगे। ठीक है, तो हरलोक महोदय का जो के द्वारा वो तो चीज, अब चक्राकार भी अपन इसको इसी रूप में कह सकते हैं कि मतलब एक चक्कर के समान होता है। एक चक्कर में इस प्रकार से ऊंचाव होता है तो फिर ढलान आती है, तो उसी प्रकार से अपन इसको कह सकते हैं। परंतु चक्राकार को फिर से देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। अब एक तो होती है सीधी रेखा, सीधी रेखा, और ये अपन पढ़ चुके कि रेखीय तो विकास कभी होता ही नहीं है, विकास रेखीय नहीं होता। वो कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर बालक का जन्म हुआ, कहते हैं मनोवैज्ञानिक यूं कहते हैं कि जन्म के बाद शेषवावस्था में बालक है वो अधिक तेजी से बढ़ता है, या फिर अपन इसकी उम्र मान सकते हैं 2 वर्ष। ठीक है, तो इस समय बालक है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद मान लीजिए कि 6 वर्ष तक आ जाता है बालक, तो जब 6 वर्ष का आ जाता है तो बाल्यावस्था जहां पर आती है तो वहां पर एक पड़ाव ऐसा आता है जहां पर बच्चे की हाइट रुकती है, या फिर मैं यूं कहूं कि बालक यदि बालक हो, यानी बालिका नहीं हो, बालक हो, तो उसकी तो सामान्यतः रुकती है। और ऐसे कहते हैं कि बालक चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उन दोनों की हाइट यहाँ पर एक रुकेगी, और उसके बाद है वो लगभग 12 वर्ष के बाद है वो फिर से तेज गति से होने लगेगी। तो इस प्रकार से विकास है वो चक्राकार में जाता है। और यहाँ पर अपन ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो शारीरिक के साथ साथ अन्य प्रकार का विकास है, जैसे मानसिक है, जो शारीरिक मानसिक और जो संवेगात्मक है, सामाजिक है, उसमें भी ऐसे नहीं कि आज यदि अपनों ने कुछ सीखी है तो कल भी अपन कुछ नया सीख रहे हैं। धीरे धीरे कभी यूं होता है कि अपन बहुत कुछ सीख लेते हैं, कभी यूं होता है कि कुछ भी नहीं सीखते। तो इस प्रकार से परिवर्तन आता रहता है, चक्राकार की स्थिति बनी रहती है। ऐसे नहीं कि जितना अपन आज सीख रहे हैं उतना ही हमेशा सीखते जाएंगे, इस प्रकार से रेखीय स्थिति इसमें कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रेखीय आकार में सीखते जाते हैं, इस प्रकार से प्रगति होती जाती है। और उसी प्रकार से यदि अपन बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में थोड़ा सा ये विकास भी रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि अपनों ने देखा था कि बाल्यावस्था का बालक है वो ज्यादा खेलने में रुचि लेता है, तो वो ज्यादातर अन्य चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता, वो खेलने में ज्यादा रुचि लेता है, यानी अपने आप में ही ज्यादा मस्त रहता है। तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा शारीरिक विकास भी रुक जाता है, उसकी हाइट भी रुक जाती है, और इस प्रकार से अन्य प्रकार का विकास भी रुक जाता है। उसके बाद जैसे बच्चा समझ पकड़ता है वैसे वैसे वो चीजों को ग्रहण करना वापस शुरू करता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? चक्राकार का नियम। चक्राकार का नियम, विकास का नियम, जिससे संबंधित अपनों ने 2 चीजें पढ़ी। एक तो अपनों ने किसकी पढ़ी? अपनों ने हरलोक महोदय की। हरलोक महोदय ने घंटे की आकृति का बताया, और चक्राकार इसे क्यों कहते हैं आप इस डायग्राम को बना सकते हो, या फिर आप सीधा यूं समझ सकते हो। एक लाइन लिख लेना, आप एक लाइन ये लिख लेना कि विकास है वो रेखीय नहीं होता, चक्राकार होता है। अर्थात विकास में ये नहीं होता कि सदैव समान रहे,
उसमें गिरावट भी आती है और उठाव भी होता है। तो कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है। तो इसको भी नोट कीजिए, चक्राकार के नियम को। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ। परंतु आज की क्लास अपन इतनी करते हैं। पहले अपन देख लेते हैं कि आज की क्लास में देखा क्या। पहले समेट लेते हैं। देखिए, समेटना बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में अपनों ने क्या देखा? सबसे पहली बात तो अपनों ने देखा कि विकास व अभिवृद्धि में किस प्रकार का अंतर होता है। तो जीवन के प्रारंभिक समय में तो अभिवृद्धि ज्यादा होती है, विकास कम होता है, और जीवन के अंतिम समय में जो विकास है वो तेज गति से हो जाता है और अभिवृद्धि कम हो जाती है। क्लियर? विकास जो बहुपक्षीय होता है और अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, वो शारीरिक तक ही सीमित है। उसके बाद विकास के आयाम कितने देखे अपनों ने? 8 देखे। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो मुख्य थे वो देखे। और उसके बाद गुण कौन से? नैतिक, भाषागत, मनोगत्यात्मक और सौंदर्यात्मक, ये 4 गुण देखे। ठीक है। उसके बाद अपनों ने पढ़ने शुरू किए हैं विकास के नियम। और विकास के नियमों में अपनों ने कुछ ही नियम पढ़े हैं। जैसे सबसे पहले तो अपनों ने पढ़ा सार्वभौमिकता का नियम, विकास सब जगह समान होगा। दूसरा सततता का नियम, विकास लगातार होता है। तीसरा पूर्व कथनीय नियम, तो पहले कथन किया जा सकता है, भविष्यवाणी संभव है। उसके बाद समान प्रतिमान का नियम, यानी जिस प्रकार का इंसान है उसकी संतान वैसी ही होगी। और उसके बाद अपनों ने जो पढ़ा अभी चक्राकार का नियम। तो चक्राकार का नियम कहता है कि विकास रेखीय न होकर एक चक्र के रूप में होता है, अर्थात उसमें कभी गिरावट आती है तो कभी उठाव भी आता है। तो इस प्रकार से विकास होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में अपनों ने जो 3 चीजें देखी है, विकास के नियम अपनों ने पूरे नहीं देखे हैं, कुछ नियम और हैं, आप भी पढ़कर आइएगा। कल अपन रिवीजन करते हुए साथ में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।